दोस्तों, शायद ही आपको मालूम होगा कि जिस अफगानिस्तान को दुनिया आज संघर्ष और अस्थिरता से जोड़कर देखती है, जहां हाल ही में पाकिस्तान ने हमला किया है, उसी धरती के नीचे इतना बड़ा खनिज खजाना छिपा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में इसकी संभावित कीमत करीब $1 ट्रिलियन तक बताई गई है। यह आंकड़ा पहली बार 2010 के आसपास अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे और पेंटागन से जुड़ी रिपोर्टों में चर्चा में आया था। तुलना करें तो यह रकम कई छोटे देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा मानी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है। देखिए, अफगानिस्तान में कॉपर, आयरन ओर, लिथियम, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे संसाधनों की पहचान की गई थी। खास बात यह है कि लिथियम को 21वीं सदी का तेल कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यानी जिस दौर में दुनिया तेल से इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जा रही है, उस दौर में अफगानिस्तान के पास भविष्य की ऊर्जा का कच्चा माल मौजूद माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अफगानिस्तान में जो मिनरल्स मौजूद है, उसका एक्सेस भारत के हाथों में आ चुका है, तो आपको शायद ही यकीन होगा। लेकिन अब इस खबर को देखकर यकीन कर लीजिए कि अफगानिस्तान के इन्विटेशन के बाद भारतीय कंपनियों की एंट्री हो चुकी है और चीन के डोमिनेंस पर खतरा टूट पड़ा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन समझिए। 2007 में चीन की सरकारी कंपनी MCC ने अफगानिस्तान की मैस एनक कॉपर खान का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनडेवलप्ड कॉपर साइट्स में गिनी जाती है। अनुमान था कि यहां लाखों टन कॉपर मौजूद है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में हो सकती है। इसी कारण यह कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग $3 बिलियन के ऊपर गया था। लेकिन सुरक्षा संकट, स्थानीय विरोध और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से चीन का यह प्रोजेक्ट सालों तक आगे नहीं बढ़ पाया। यानी कागज पर बड़ी जीत, लेकिन जमीन पर नतीजा लगभग शून्य रहा। यानी चीन ने जो प्लानिंग बनाई थी कि वह अफगानिस्तान में हर साल 2 लाख टन तांबे का प्रोडक्शन करेगा, उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया। अब कहानी में भारत की एंट्री होती है। 2011 में भारत के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने हाजिगक आयरन ओर प्रोजेक्ट की बोली जीती। यह क्षेत्र लगभग 1.8 बिलियन टन आयरन ओर के अनुमानित भंडार के लिए जाना जाता है। तुलना करें तो यह मात्रा भारत की कुछ बड़ी आयरन खदानों के बराबर मानी जाती है। भारत की प्लानिंग यहां सिर्फ माइनिंग करने की नहीं थी, बल्कि स्टील प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक की थी। यानी लंबी रणनीति के साथ एंट्री की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय चीन कॉपर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में संघर्ष कर रहा था, उसी दौरान अफगानिस्तान ने भारत को आयरन ओर जैसे रणनीतिक संसाधन में मौका दिया। यह साफ संकेत था कि अफगानिस्तान अपने संसाधनों को लेकर एक से ज्यादा साझेदारों के साथ काम करना चाहता है, और भारत ने इसे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह देखा। अगर पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझें तो 2010 में खजाने का खुलासा हुआ, लेकिन 2007 में चीन की कोशिश जरूर किया, फिर भी 2011 में भारत की ही एंट्री हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो उस वक्त शुरू होता है जब अफगानिस्तान की धरती में छिपे इस खजाने को लेकर दुनिया की नजरें और तेज हो जाती हैं। चीन ने कोशिश की, भारत ने रणनीतिक एंट्री ली, लेकिन जमीन से कुछ भी निकाल पाना आसान नहीं था। दरअसल भारत ने जब 2011 में हजीगक आयरन ओर प्रोजेक्ट में एंट्री ली थी, तब उम्मीद थी कि आने वाले कुछ सालों में वहां खनन शुरू हो जाएगा। अनुमान था कि करीब 1.8 बिलियन टन आयरन ओर भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति खराब होती गई, प्रोजेक्ट धीरे धीरे फाइलों में सिमटता चला गया। हालत यह रही कि भारत को वहां से एक भी टन आयरन ओर अपने देश में इंपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। यानी अधिकार मिले, योजनाएं बनी, लेकिन जमीन पर काम शुरू ही नहीं हो सका। इसी दौरान चीन का भी हाल कुछ अलग नहीं था। मेस एनक कॉपर खान, जिसे चीन ने अरबों डॉलर की डील के साथ हासिल किया था, वह भी सुरक्षा संकट और स्थानीय हालात के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। तुलना करें तो चीन के पास कॉन्ट्रैक्ट था, भारत के पास रणनीतिक प्रोजेक्ट था, लेकिन दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान की जमीन सिर्फ संभावना बनकर रह गई। फिर आता है साल 2021, जब तालिबान दोबारा सत्ता में लौटता है। दुनिया के कई देशों ने दूरी बना ली, निवेश रुक गए और सभी को लगा
कि अब अफगानिस्तान का मिनरल सपना और दूर चला जाएगा। लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आता है। भारत ने भले ही तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी, मगर पूरी तरह से दरवाजे बंद भी नहीं किए। साल 2022 में भारत ने काबुल में अपनी टेक्निकल टीम भेजकर साफ संकेत दिया कि वह अफगानिस्तान से जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। भारत ने हजारों टन गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेजी। यह सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा है और भविष्य के लिए रास्ते खुले रख रहा है। यहीं पर तालिबान की तरफ से भी संकेत आने लगे। उन्होंने भारत को क्षेत्र का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया और पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। असल में तालिबान समझ चुका था कि अगर देश को आर्थिक रूप से खड़ा करना है तो सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना मुश्किल होगा। चीन की कोशिशें जमीन पर अटकी हुई थीं। ऐसे में भारत का अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश उनके लिए अहम दिखने लगा। और 2025 में पहली बार ऐसा हुआ जब खुद अफगानिस्तान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। दरअसल साल 2025 आते आते अफगानिस्तान की नई हकीकत साफ होने लगी थी। देश को अर्थव्यवस्था संभालने के लिए बड़े निवेश की जरूरत थी और दुनिया के कई देशों की दूरी के बीच अफगानिस्तान ने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार की तरह देखना शुरू किया। इसी दौरान अफगानिस्तान के कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय की तरफ से भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ और माइनिंग सेक्टर में निवेश का खुला ऑफर दिया गया, जिससे भारत को यह मौका मिला कि चीन की मौजूदगी को जवाब दिया जा सके। यानी जिस खजाने तक पहुंचने के लिए पहले दुनिया दौड़ रही थी, अब उसी खजाने के दरवाजे भारत के लिए खुद खोले जा रहे थे। यह सिर्फ एक सामान्य ऑफर नहीं था, इसके पीछे बड़ा रणनीतिक संकेत छिपा था। अफगानिस्तान ने साफ कहा कि भारत वहां की माइनिंग परियोजनाओं में शामिल हो सकता है और रेयर अर्थ जैसे संसाधनों पर काम कर सकता है। तुलना करें तो जहां चीन पहले से कॉपर प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, वहीं भारत के सामने एक नई शुरुआत का मौका खड़ा हो गया। और यही वह मोड़ था जहां पूरी कहानी भारत के पक्ष में झुकती हुई दिखाई देने लगी। इसी समय भारत ने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। काबुल में भारत की टेक्निकल मौजूदगी को मजबूत किया गया, बातचीत का स्तर बढ़ा और आर्थिक सहयोग की चर्चा तेज होने लगी। सच्चाई यह है कि अभी तक कोई बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाया। भारतीय कंपनियों ने रुचि जरूर दिखाई, बातचीत भी आगे बढ़ी, लेकिन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक अनिश्चितता जैसे मुद्दे अब भी बड़े अवरोध बने हुए हैं। यानी दरवाजा खुल चुका है, लेकिन अंदर कदम पूरी तरह नहीं पड़ा है। और भारत जब भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अफगानिस्तान का संघर्ष खुद पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाता है, जैसा कि फिलहाल में देखने को मिल रहा है। और भारत जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत को मालूम है कि अगर भारत अफगानिस्तान में बिना स्थिरता के काम शुरू करता है तो चीन पाकिस्तान को भड़काकर उनके द्वारा उन्हीं साइट्स पर हमला करवा देगा।